हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। लास्ट क्लास में आपने रीजन समझा था। रीजन का मतलब ओपन एंड कनेक्टेड वाला कॉन्सेप्ट समझा है। और उससे भी ऊपर जो चीज़ है वो है ज्योमेट्रिकली कोई अगर आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z में कोई पोर्शन दिया गया है तो उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये आगे बहुत काम आएगी आपको। ओके, सो आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी, लेट अस रिकॉल। सॉरी, लेट अस रिकॉल। आपका रीजन का क्या मीनिंग होता है जो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था। रीजन जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, बताइए जरा, यहीं से शुरू कर रहे हैं। रीजन का मतलब क्या क्या होना चाहिए, बोलो। हेलो, अरे भाई क्लास में हो या नहीं हो? और कनेक्टेड की जगह आप पॉलीगनली कनेक्टेड, और पॉलीगनली कनेक्टेड की जगह अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेस करके जा सकें, लाइन सेगमेंट के थ्रू जा सकें, सर्कुलर आर्क के थ्रू जा सकें। कनेक्टेड का मतलब जुड़ा हुआ। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा फटाफट से करके दिखाइए। जी, रीजन की जगह आप डोमेन भी लिख सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। चलिए, जल्दी हाथ चलाइएगा, कल जितना टाइम नहीं लगाऊंगा। 4-5 पार्ट्स हैं, जल्दी जल्दी फटाफट से करो। नंबर 1। नंबर 2। हाँ जी, पहले वाला z माइन, अब किसी में भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट में आता है। सेकंड पार्ट, बेटा जी ये इमेजिनरी z, इमेजिनरी, ये रियल z है और ये आपका इमेजिनरी z है, या रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी z इज मोर देन वन, यानी y इज मोर देन वन। सो ये लाइन है आपका y इक्वल टू वन का। तो मोर देन वन किधर होगा? अपर पार्ट होगा। हेलो स्टूडेंट्स, अपर पार्ट होगा। अब जरा ये क्वेश्चन देख के बताइए, क्या इसमें इक्वल है? इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये y इक्वल टू वन टच नहीं हो रहा। अच्छा जी, क्या आप इस रीजन के कोई भी दो पॉइंट्स को पॉली स्ट्रेट लाइन के थ्रू, सर्कुलर आर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं कि वो इसी में लाई करें? हाँ डेफिनेटली। तो कनेक्टेड तो दिख रहा है, लिख लेना अभी। हाँ जी, क्या ये ओपन है? इज इट ओपन? ऑब्वियसली बाउंड्री नहीं, जिस सेट में बाउंड्री नहीं ओपन ही होगा भैया। बाउंड्री नहीं है, दिस इज बाउंड्रीलेस। तो दोनों चीजें आप लिख लेंगे कल की तरह। भार्गव जी, क्या आप क्लास में हैं? इसको लिख लेना, ठीक है, अच्छे से। आप सबको कह रहा हूँ, कल जैसे नहीं कराऊंगा। इट इज कनेक्टेड। नेक्स्ट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ जेड ले लीजिए। चलिए यहाँ जेड ले लिया। हाँ जी, ये बॉल विथ सेंटर जेड, रेडियस आर, ये एप्सिलॉन जो लेना लो यार। कल कल खूब समझाया था, आज वो कल वाला काम नहीं कर सकते। फॉर एनी पॉइंट z belongs to the set, there exists some r greater than 0 such that
बॉल विद सेंटर z रेडियस r इज कंटेन इन द सेट। भैया आपको क्लियर है ना, आपको क्लियर होना चाहिए बस, दैट इज दिस सेट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। हाँ जी, ऐसा सेट जो अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होगा वो कैसा होगा? अरे बोलो भाई। दैट इज दिस सेट इज अ रीजन। हाँ जी, रीजन बोलिए या डोमेन बोलिए, अभी मैंने आपको कल भी बोला था, अलग अलग बुक्स में यही यही दो नोटेशंस हैं, बट इसका मतलब ही ये होता है कि ओपन के साथ साथ कनेक्टेड भी होना चाहिए। तो ये वाला काम आप सब में लिख सकते हैं। हाँ जी, कौन कौन से आएंगे मैं जरा टिक मार्क कर दूं, अगर आप कल वाली क्लास करके आए तो। अगर इफ यू आर अप टू द लास्ट क्लास, इफ यू आर अप टू द लास्ट क्लास स्टूडेंट्स, तो भैया ये लो, जिसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ रहा है, मतलब उसमें बाउंड्री नहीं है, चाहे बाहर का पोर्शन हो या अंदर का, बाउंड्री नहीं है। ओपन होने के लिए बाउंड्री नहीं चाहिए। देखिए ये हो जाएगा, कैसे होगा आपके सामने लिख दिया। थर्ड वाला भी हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें तो खाली बाउंड्री है। ये भी नहीं हो पाएगा, इक्वल का साइन आ गया, और ये भी नहीं हो पाएगा, और पहले वाला भी नहीं हो पाएगा। हाँ जी, इसमें से मैंने आपको सेकंड वाला करके दिखा दिया है। मैं वैसे सब डिस्कस तो सारा ही कर लूंगा आपके साथ, आप थोड़ा जल्दी से हाथ चलाओ, फटाफट हाथ चलाओ फर्स्ट। अभी सेकंड वाला पार्ट किया है, बाकी भी कर लेते हैं, फिफ्थ वाला कर लेंगे अभी, सिक्स्थ वाला तो बताना ही पड़ेगा आपको। आइए मैं करा देता हूँ। हेलो, ये हो गया बेटा? ओके भार्गव, ढंग से लिखो इसको, स्पेशली ठीक से लिखो, ऐसे मजाक मत करो। हाँ जी, इमेजिनरी z इक्वल टू वन, यानी y इक्वल टू वन, सो y इक्वल टू वन तो भैया ऐसे ही बनेगा, बस यही आएगा। आपको मैंने समझाया भी था क्या करना है। हाँ जी, अब इस पे आप, ये कनेक्टेड तो है लेकिन ये ओपन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टेल मी, क्या 0 1 इसका मेंबर है? इज 0 1 अ मेंबर ऑफ दिस सेट? z इक्वल टू 0 1 या z नॉट इक्वल टू 0 1 ले लीजिए, बिलोंग्स टू द सेट एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एनी एप्सिलॉन। कल भी बताया था मैंने, इसके अराउंड आप कितने छोटा बड़ा बॉल बनाते रहिए बेटा, क्या ये बॉल कभी भी इस y इक्वल टू वन लाइन में घुसा हो? आप डाल सकते हैं, कंटेंट करा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। so there does not exist any epsilon positive such that ball with center z naught radius epsilon is contained in the set, that is, बोलिए, this set is open या not open? इनफैक्ट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो, किसी भी पॉइंट का नहीं, that is this set is not a region। रोहन, आर यू देयर इन द क्लास? रोहन, करिए करिए फटाफट कीजिए। डन। फिफ्थ, नंबर 5, मॉड z माइनस 4 ग्रेड, जहाँ इक्वल आ गया वो तो होगा ही नहीं, फिर भी काम कर लेते हैं। दिस implies x plus iota y minus 4 is greater than equal to x plus iota y, x minus 4 plus iota y is greater than equal to mod में x plus iota y। जी, एक बार और स्क्वायर कर दीजिएगा जिससे अंडर रूट बच जाएगा, नहीं तो अंडर रूट का स्क्वायर कर दीजिएगा, कोई बात, आपको तो पता ही है, पता है ना, कल किया था। सो दिस इम्प्लाइज एक्स, ये वाला काम थोड़ा अच्छे से करिए, नहीं तो फिर बात नहीं बन पाएगी, मेरी बात मानो, बात बन नहीं पाएगी, बहुत अटकोगे आप आगे जाके। एक्स स्क्वायर प्लस 16, so this implies 8x minus 16 is less than equal to 0,
दिस एम्प्लाइज एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू, चेक कर लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज, सॉरी, ये है x इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 में क्या आएगा, ये पूरा पोर्शन आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, हाँ जी, ये वाला पोर्शन भी है या नहीं है, इक्वल है ना, हाँ डेफिनेटली है। तो लो भैया, ये किस किस पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं बना पाएगा, बाउंड्री पॉइंट ले लीजिए, ये लीजिए ना, पक्का पक्का मिल गया आपको। सो ये पॉइंट लिया आपने 2 0, में बार बार नहीं बताऊंगा ये चीज। टेक z नॉट इक्वल टू 2 0 बिलोंग्स टू द सेट, देन देयर एग्जिस्ट या देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इसके अराउंड आप कितना ही छोटा बड़ा बॉल बनाते रहिए तो इसमें आएगा ही नहीं कभी। ये इधर वाला पोर्शन है ना, उधर वाला पोर्शन तो सेट में है ही नहीं। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव such that ball with center z0 radius epsilon is contained in the set, that is, बोलिए बोलिए, this set is open या not open। आगे जाके बहुत बुरी तरह अटकोगे, मेरी बात मानो, नहीं कॉम्प्लेक्स कभी नहीं जीत पाएंगे अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो। दैट इज, दिस सेट इज नॉट अ रीजन। डन, ग्रेट, भार्गव डन। ऑल ऑफ यू, देखिए जहाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ रहा है सिर्फ वही बन पाएगा ओपन कनेक्टेड, अगर बनना होगा तो ओपन का तो दिखेगी आपको, बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। इक्वल का साइन है, इट विल नॉट वर्क, इक्वल का साइन, इट विल नॉट वर्क इन ओपननेस, इट विल नॉट वर्क इन ओपननेस, आपको पता है। अब जरा छठा कर लीजिए, नंबर 6, आपको ये दिखा दिया, आपको ये भी दिखा दिया और आपको ये भी दिखा दिया। नंबर 6, ऑल ऑफ यू, आइए फटाफट आइए। आज आपको फिर से गंगा नहानी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, मतलब काफ़ी सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर लेंगे हम और आप। देखो भाई, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एवरी वन, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो ये आपका z है, एक्स प्लस आई वोटा वाई, इसको ज्वाइन कराइए ओरिजिन से, ये एंगल कहलाता है आपका थीटा, और ये आपका आर, आर लिखिए या मॉड जेड लिखिए, बात एक ही है। फिर आपको कल कुछ समझाया गया था पोलर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, तो इट इज़ आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, दैट इज आर ई आई थीटा। हाँ जी, व्हाट इज थीटा, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यू नो दिस, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वही एंगल, एंगल। तो अभी वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अभी वाले क्वेश्चन में जो एंगल है किस, यस, एंगल इज लाइंग बिटवीन, ऐसा जेड लीजिए जिसका एंगल किस किस के बीच में लाई करे बाबू, 0 से π/4। आइए, हेलो, क्या आप लोग क्लास में हैं या चले गए, आओ। 0 <
फाइंड जेड नॉन जीरो सो दैट उसका जो एंगल है वो जीरो से लेकर के पाई बाय फोर तक लाई कर रहा है। तो थीटा इक्वल टू जीरो एंड थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर, ये लाइन है आपका थीटा इक्वल टू जीरो और ये लाइन है आपका थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर। हेलो, अब मुझे ये बताइए, अरे भैया तुम तो कुछ जवाब ही नहीं देते आप लोग तो। आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, बेटा यहाँ इक्वल का साइन है तो जो एंगल है इस इसके बीच में है, यानी ये पूरा पोर्शन, हेलो सारे पॉइंट्स आएंगे ना इन बिटवीन, ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है। आपको दिख रहा है ना इक्वल का साइन है। अगर यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा होता, अगर इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा होता, फिर आप ये बाउंड्री और ये बाउंड्री छोड़ देते। हेलो, आर यू लिसनिंग? हाँ जी, ये वाला पॉइंट ले लीजिए, उसने बोला है बस z जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको छोड़ दो, इस वाले पॉइंट को, बाकी सारे तो आएंगे ही। टेल मी, इज वन जीरो पॉइंट इन द सेट? ऑब्वियसली, क्या परेशानी है, बिल्कुल है। इज वन वन अ पॉइंट इन द सेट? अरे ये वन वन के लिए y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करेगा। गिव मी वन सेकंड, खूब पॉइंट्स ले सकते हैं, लॉजिक होना चाहिए। ये वन वन जो है, वन वन ये y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करेगा, तो वन वन यानी इस सेट के ऊपर इस सेट में लाई करेगा, तो वन वन के लिए लिख दीजिए, वन जीरो के लिए लिख दीजिए, लिखने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। उल्टे सीधे आर्गुमेंट्स करके थोड़ा ना काम होगा भाई, काम करो ना। ये लो, ठीक है, क्लियर है, ओपन नहीं आएगा, कनेक्टेड आ जाएगा लेकिन ओपन नहीं आएगा। देखिए, या फिर वन वन ले लीजिए, टू टू ले लीजिए, थ्री थ्री, एनी पॉइंट ऑन y इक्वल टू एक्स लाइन। हाँ जी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट, आप लोग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बॉल विद सेंटर z नॉट रेडियस एप्सिलॉन इज कंटेन इन द सेट। हाँ जी, तो ये सेट ओपन हुआ या नहीं हुआ? कोई है क्लास में? अनुज कहाँ चले गए थे? अच्छा, बाकी सबका तो ठीक है ना कनेक्शन? फटाफट लिखिए, जल्दी लिख डालिए। अरे हो गया भाई, बहुत टाइम लगा रहे हैं, लगता है कल का प्रैक्टिस करके नहीं है। भार्गव जी, वेर आर यू? अच्छे ढंग से लिख लेना इसको, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। यस दीपांशु, डन। चलिए बाकी पार्ट्स अपने आप करिए, कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में डाल देना, सब आंसर तो मिल ही जाएंगे आपको। नेक्स्ट थिंग, हाँ जी आइए, फटाफट से देखिए, कॉपी करना बंद कीजिए, समझना ज़्यादा जरूरी है, ये ऐसी चीज़ है। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन? यस, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ऑल ऑफ यू? कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले ही समझ लेनी चाहिए। देखिए भाई, कल आपको कुछ समझाया गया था कि ये आपका आर स्क्वायर वाला प्लेन है और ये आपका कॉम्प्लेक्स वाला प्लेन है। तो अगर आर स्क्वायर में आप 2,3 लिख रहे हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग भाई बोलिए, बहन बोलिए, जो बोलना है बोलिए, 2 + 3 आयोटा आएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो इन दोनों को एक दूसरे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं थ्रू थ्रू द रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई विद x + i/y। हेलो, आर यू देयर?
हाँ जी, अब आइए रियल वैल्यूड फंक्शन और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ ऐसा जो जिंदगी भर आपको काम आएगा जब जब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन सामने आएगा। जब आप लिखते हैं फंक्शन रियल लाइन टू रियल लाइन या आर टू आर, और अब जबकि आप लिखेंगे फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो इनमें क्या फर्क है? देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ अगर एक्स आर है, रियल में है, तो इसका एफ एक्स भी रियल में ही है जो कोडोमेन में जाएगा। सुनते रहिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आपने z यहाँ डोमेन से लिया है, तो जो एफ जेड है, एफ जेड वो जाके सी में बिलोंग करेगा। हाँ जी सर, ये तो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? ये रियल नंबर है। अब इसका आपका एफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपको पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ब्रेक करना चाहें तो ए प्लस आई बी पी प्लस आई क्यू, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? तो एफ जेड के लिए तैयार रहिए, आगे सुनिए। यस, अगर आप ग्राफ की बात करें, हाँ जी, प्रणाम करने का टाइम आया। हाँ सही सुना आपने, सब्जेक्ट को प्रणाम करने का टाइम आ रहा है। कुछ ऐसा है यहाँ। अगर आप रियल आर टू आर फंक्शन लिया और इसके ग्राफ की बात करें, तो भाई ये है वन डायमेंशनल फंक्शन, लेकिन इसका ग्राफ बनता है टू डायमेंशन में, am I right? अरे ऐसे ही होता है ना भाई, खूब ग्राफ पढ़े हैं आपने। है वन डायमेंशनल फंक्शन लेकिन ग्राफ जाके टू डी में बनता है, मतलब दिस क्रॉस दिस, आर क्रॉस आर में जाके बनेगा। अब जरा यहाँ आ जाओ, ये जो भी है आपका, इसका ग्राफ का बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा सी क्रॉस सी में। अगर मैं सी की जगह आर, हाँ हाँ, अगर मैं सी की जगह आर स्क्वायर लिख दूं, जो कि आपको पता ही है लिखना ही है, और यहाँ भी आप आर स्क्वायर लिख दें, तो जरा बताएंगे इसका ग्राफ कहाँ जाके बनेगा? फोर डायमेंशन में जाके बनेगा। हेलो, आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर चार डायमेंशन में जाके बनेगा। अरे कुछ सुन रहे हो भाई या नहीं सुन रहे हो? तो इसलिए शायद आपने बिल्कुल देखा ही नहीं होगा कभी, किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ कभी देखा ही नहीं होगा, बट फिर भी और तरीके से सोचा उन्होंने, बोला यार ऐसे तो सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर क्या करें? फिर चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा सांत्वना देते बच्चों को, बच्चों की तरह पढ़ते हैं। हाँ जी, ये डोमेन कॉम्प्लेक्स प्लेन, अच्छा जी, कोडोमेन कॉम्प्लेक्स प्लेन, बोला ऐसे करके करिए ना, बच्चों को समझ में भी आएगा कि यहाँ से यहाँ फंक्शन आपका एफ वर्क कर रहा है, ये फंक्शन एफ वर्क कर रहा है, यहाँ से आपने जेड उठाया, उठा लिया, जो इसका इमेज बनेगा वो एफ जेड है। बट फिर क्या संकट आया कि भाई ये जेड इसका रियल इमेजिनरी पार्ट, और ये एफ जेड इसका भी रियल इमेजिनरी पार्ट। अगर आप इसका रियल इमेजिनरी पार्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वो एक्स वाई नहीं हो सकता, या कुछ चेंज करके करना पड़ेगा। तो उन्होंने देखिए क्या क्या लिया उन्होंने, ये है भाई, ये चीज है कमाल की। उन्होंने बोला ऐसा करो, इसको लो एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको यू एक्सिस, है वही रियल इमेजिनरी लेकिन एफ जेड के लिए इसको वी एक्सिस। तो ये है आपका, हाँ ध्यान से सुन लीजिएगा, एक्स वाई प्लेन, और ये है आपका यूवी प्लेन। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग बहुत अब तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे, और ध्यान से सुनिए। यस, एक्स वाई प्लेन की जगह आओ, ओके ओके, रियल रियल में ही आओ जरा। अगर आप रियल में ऐसे पढ़ते हैं बेटा, एफ फ्रॉम आर टू आर, आपने बहुत लिखा होगा, क्या आप इस एफ एक्स को वाई इक्वल टू एफ एक्स करके पढ़ते हैं? हाँ डेफिनेटली, बहुत बार पढ़ते हैं। क्या डिपेंडेंट है क्या इंडिपेंडेंट है उसको छोड़ दो, बट पढ़ते हैं ऐसे ही। तो ऐसे ही अगर आपके पास एफ फ्रॉम सी टू सी है, सी टू सी है, तो जो एफ जेड आएगा, एफ जेड, अब उसको आप डब्ल्यू बोलेंगे, डब्ल्यू, सो डब्ल्यू इज इक्वल एफ जेड, ये नोटेशन आपको मिलेगी। सो दिस इज योर जेड प्लेन एंड दिस इज योर डब्ल्यू प्लेन। ये अलग अलग बुक्स की नोटेशंस बता दी सारी खोल के। तो ये जो आपका एफ जेड, जैसे रियल एनालिसिस में y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में w इज इक्वल टू एफ जेड लिखते हैं। वो आपके ऊपर है लिखे ना लिखे, बट ये होगा। और सुनिए, ध्यान से सुनिए भाई, क्लास से चले तो नहीं गए? ओके, जिस तरह z का रियल पार्ट x और z का इमेजिनरी पार्ट y, ऐसे ही एफ जेड का रियल पार्ट u और एफ जेड का इमेजिनरी पार्ट v। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरल नोटेशन नहीं, स्टैंडर्ड नोटेशन जो आपको एनकाउंटर करनी पड़ेगी, इसके बिना कुछ है ही नहीं। वो अलग बात है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आप कर लीजिए। देखिए, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एग्जाम्पल, सपोज f फ्रॉम c टू c इज गिवन बाय एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो अगर कल की तरह या आज की तरह ही जेड स्क्वायर में जेड की जगह आप एक्स प्लस आयोटा वाई लिख देंगे, तो बेटा स्क्वायर ओपन करना तो आपको आता ही है ना?
आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। जल्दी से बताइए आयोटा स्क्वायर कितना हुआ, -1, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या आप लोग समझदारी से इस फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सो ये यू एक्स वाई हो गया और ये आयोटा टाइम्स वी एक्स वाई हो गया। हाँ जी, कुछ स्टैंडर्ड चीज आ रही है, नोट। सदा 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 के लिए, हमसे पहले भी था, हमारे साथ भी है और हमारे आगे भी होगा। क्या होगा? It was there, it is there, and it will be there after us. So note, any complex valued function fz या f can always and always be expressed as f is equal to u plus iv। बेटा आपको बात समझ में आ गई? ये रहा सामने एग्जांपल देखो, वेयर f क्या ये u क्या चीज है, u इज रियल पार्ट ऑफ f एंड v इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ f, एंड u जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन की तरह काम करेगा और v जो है वो भी रियल वैल्यूड फंक्शन की तरह काम करेगा। दिख रहा है आपको u x y? जैसे आप सब लोगों ने मेरे साथ मैक्सिमम मिनिमम वाला चैप्टर पढ़ा है, टू वेरिएबल का पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अब बोलो भैया। पार्शियल डेरिवेटिव वाला पढ़ा है ना? वो ये वही है, ये वही चीज हो गई, u x y जैसे वहाँ f x y लिखते थे, ऐसे v x y। सो दीज आर रियल वैल्यूड फंक्शन। हाँ, वो उसका रियल पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट है, बट अपने आप में ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। भैया ये याद कर लो आप। तो आज के बाद जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आपने एफ जेड लिखा, स्ट्रेट अवे आप एज्यूम कर सकते हैं लेट एफ इक्वल टू यू प्लस आई वी, या एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, या फिर एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। ये फ्री है, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई काटेगा भी नहीं, बट दिस इज देयर। करिए, लिखिए। तो अब अभी आपको क्या समझ में आया, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की शक्ल कैसे लेनी है? इज इट ओके? हेलो। अभी भी मैंने ये नहीं बताया ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, हम तो खाली आइडिया दे रहे हैं, ग्राफ व्राफ तो होता रहेगा भाई। फटाफट हाथ चलाइए। हेलो भार्गव, आपको कुछ याद आ रहा है? तुम्हें कुछ याद आ रहा है? हम्म। चलिए भाई, जब हो जाए तो बता देना, ऑल ऑफ यू। वेटिंग, इसको अच्छे से लिख लीजिए सहेज के, इसको हवा में नहीं उड़ाना भाई। दिस इज एवरीथिंग आगे बढ़ने के लिए। ये पेज, दिस पेज इज एवरीथिंग, दिस आइडिया इज एवरीथिंग। जेड प्लेन क्या होता है, डब्ल्यू प्लेन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन क्या है, यूवी प्लेन क्या है, मतलब ये भी एक्स वाई प्लेन ही है, बस नाम अलग कर दिया। ठीक है ना? कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को हमेशा कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है भाई। इसमें ये याद आ रहा है कि आपने पढ़ा हुआ है पहले इस तरह का, पढ़ा हुआ है ना तुमने? हम्म। अजय, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? जरा फटाफट से करके दिखाइए। आ जाओ तो फटाफट आओ। हाँ जी, एफ जेड इक्वल टू जेड बार, यानी एक्स प्लस आयोटा वाई का बार क्या होता है? सो इट इज एक्स प्लस आयोटा इंटू माइनस वाई। बेटा इसको लिख दीजिए आप यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। अरे ठीक है बाबू। सो देयरफॉर व्हाट इज यू? बोलिए, व्हाट इज वी? बोलना तो पड़ेगा बेटा, बोलना तो पड़ेगा। हाँ जी, दिस इज मॉडुलस में एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तो आयोटा है ही नहीं, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जीरो आयोटा। आई थिंक यू कैन सी दिस इज यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। सो यू कितना हो गया, कितना हो गया यू, और वी कितना हो गया आपका जीरो। अब इधर आ जाओ।
जी इमेजिनरी पार्ट, सो अगर आप इसको x प्लस आयोटा वाई लिखेंगे, जरा इसका इमेजिनरी पार्ट बताएंगे। सो हाँ जी, एफ जेड इक्वल टू आपका y आ गया, y को लिख दीजिए y प्लस जीरो आयोटा। बताइए u कितना है, ये पता है कितना जरूरी है। खैर ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी अभी, जल्दी हाथ चलो, फास्ट फास्ट फास्ट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को यू कैन ऑलवेज राइट एज u प्लस आई, ये फ्री है, ये लेना ही है तुम्हें। हेलो, ओके ठीक है, अब आप लिखिए लिमिट कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी, इट्स द डेरिवेबिलिटी विच विल प्रिवेल। बट आपको ये लिमिट कॉन्टिन्यूटी के दर्शन तो करानी पड़ेंगे। पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस डेरिवेबिलिटी है और कुछ नहीं है, यहाँ वहाँ ए टू जेड डेरिवेबिलिटी पढ़नी है आप ढंग से, बट ये तो करना ही पड़ेगा। सो डेफिनेशन जल्दी हाथ चलाइए, लेट एफ फ्रॉम सी टू सी, देन लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड इक्वल टू एल एन ओनली, वही रियल एनालिसिस वाला डेफिनेशन। फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, ये लो और ये लो, ऐसे ही करता है ना रियल में, यहाँ z माइनस जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन या डेल्टा, यहाँ आएगा आपका एफ जेड माइनस है, बस हो गया। ये डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। जिन्होंने हमारे साथ कॉन्टिन्यूटी वाला काम किया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो ये डेफिनेशन आराम से कर ही लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इस पे बेस्ड में कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, डज नॉट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हेलो, आर यू देयर स्टूडेंट्स? वैसे रियल वाला लिमिट के जैसे ही है, इधर आइए जरा, हाँ जी ध्यान दीजिए इधर, सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस या रिजल्ट्स, फटाफट से आ जाइए। अगर लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड का L1 है और लिमिट z टेंड्स टू z नॉट जी जेड का L2 है, तो भैया मेरे से ये नहीं पूछना अब, बस ये शक्ल दिखा दी आपको रियल के जैसे ही। एफ जेड प्लस माइनस जी जेड का लिमिट क्या है, L1 प्लस L2, अरे आएगा या नहीं आएगा बाबू? आप समझ गए ना आप लोग क्या होने वाला है। रियल कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे ही होता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे ही होगा। इसका लिमिट बताइए। जी हाँ, L1 बाई L2, प्लीज अपनी तरफ से यहाँ नोट लिख देना कि नॉन जीरो होने चाहिए सारी चीजें। अल्फा एफ जेड, अल्फा L1 मॉड एफ जेड, हाँ जी, वेरी वेरी यूजफुल थिंग। ऑब्वियस है, बिल्कुल ऑब्वियस है, बट डिस्कस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बाद में आएगा तो एकदम से स्नब हो जाता है बच्चा। नोट, ये बताइए जितने भी फंक्शंस आपने आज तक पढ़े हैं, सबसे अच्छे फंक्शंस किसको माना जाएगा? साइन साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉग फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस,
इनवर्स फंक्शंस 1/x 1/x² 1/x³ या फिर पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स कहीं परेशानी नहीं करती, सबसे अच्छे फंक्शन। तो इधर आ जाइए, नोट इफ pz भी एनी पॉलिनॉमियल बेस्ट फंक्शन, देन हाँ जी पॉलिनॉमियल का लिमिट लगाना है, यानी कुछ लगाना ही नहीं है। क्या ये नहीं हो जाएगा? अरे बोलो भाई, एग्जाम्पल के लिए व्हाट विल बी लिमिट z टेंस टू z0। ये दोबारा नहीं पूछना, मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में आता रहेगा बार बार। मान लीजिए आपको ये लगाना है a प्लस बी जेड प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस, मान लीजिए चलिए dz³ तक लगा लेते हैं। बेटा सबके साथ सम थ्योरम लगा के सबके साथ ले जाइए। तो पहला a, फिर लिमिट z टेंस टू z0 bz, फिर लिमिट z टेंस टू z0 cz², देन लिमिट z टेंस टू z0 cz³। बताओ, ये तो a हो गया। हाँ जी, ये दिस इज अगेन पॉलिनॉमियल, डायरेक्टली लिमिट लगा दीजिए। सो दिस इज b टाइम्स z0, दिस इज c टाइम्स z0 का स्क्वायर। अरे ठीक है भाई, हाँ ये छोटी छोटी चीजें पहले से करके रखिए। तो दिस इज नथिंग बट pz0। तो पॉलिनॉमियल सामने है तो हिचकना नहीं है, लिमिट लगाइए, कॉन्टिन्यूटी लगाइए, डेरिवेबिलिटी लगाइए, तो सब फ्री पॉलिनॉमियल। हेलो, कॉपी कर रहे हैं ना? हाँ जी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले से और अदरवाइज भी, बेटा ज़रा वो रिजल्ट बताओगे मुझे। अगर आपके पास कोई रियल वैल्यूड पोलिनोमियल है, या देयर इज अ पोलिनोमियल हुज कोएफिशिएंट्स आर रियल, पोलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स, अगर उसके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो कैसे अकर करते हैं? पेयर में, पेयर में। यानी अगर अल्फा प्लस आई बीटा एक रूट है तो दूसरा रूट पक्का क्या होगा? हाँ आइए आइए, जय हो, प्रणाम प्रणाम। मैं बोल रहा था ना, ये लो भैया, ये आपके लिए जिन्होंने इसको वैल्यू दिया है, इस रिजल्ट को जिन्होंने इसका यूज किया है, वही तो जानेंगे इसका वैल्यू कि क्या चीज़ है। तो कमाल ही की चीज़ है भाई, रियल वैल्यूड आपको, सॉरी रियल कोएफिशिएंट्स का पोलिनोमियल लेना है, उस पर प्रूफ कर रिजल्ट। इफ px be a polynomial with real coefficients and z not belongs to C be one of its root, then show that। बच्चों वाली चीज है एकदम, फिर पहले क्यों नहीं कराई? अरे भैया जब टाइम आएगा तभी तो करोगे। ये आपने पढ़ा हुआ है ना? हेलो, बट किया नहीं है कभी। जरा फटाफट बताइए, व्हाट इज z1 प्लस z2 बार? बोलो भाई, कब बोलोगे? ऐसे ही इसको एक्सटेंड करके n तक ले जा सकते हैं, बस हम तो ले गए। अच्छा, फिर तो ये भी पढ़ा होगा आपने, z बार z कब होता है? बोलिए। हाँ, इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। आइए फटाफट आइए, कमाल की चीज़ है, सहेज के रख लेना। बेटा पी एक्स छोटा सा पोलिनोमियल ले रहे हैं आपके लिए, आप चाहे तो बड़ा ले लीजिएगा, हम ए बी सी डी से काम चला लेंगे। सो पी एक्स मान लिया आपने ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस, अब एन तक लिख लेना घर पे बैठ के, अब लिख लोगे, कोई ऐसे मूर्ख नहीं हो तुम। हाँ जी, रियल कोएफिशिएंट्स का मतलब ए बी सी डी, ये सब आपके रियल है ना? देखिए जरा सॉल्यूशन। बेटा z नॉट इज अ रूट ऑफ पी एक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग z नॉट इज अ रूट ऑफ पी एक्स? ये उसमें डालेंगे तो जीरो आना चाहिए, आना चाहिए। हेलो, अगर ये जीरो आएगा तो क्या इस पूरे पोलिनोमियल का कॉन्जुगेट भी जीरो का कॉन्जुगेट आएगा? बिल्कुल आएगा। अभी जीरो का कॉन्जुगेट तो जीरो है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट नहीं समझ में आ रहा, आएगा, सब समझ में आएगा, साथ रहिए। यहाँ तुक्केबाजी नहीं चलती भाई, यहाँ लॉजिक चलता है। मैथमेटिक्स में लॉजिक की विजय है। इधर आ जाओ, देखना जरा।
हाँ जी, ये पूरे का आपने बार लगाया तो इस पूरे पे बार लग गया। अभी तो बड़ा बोल रहे थे z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 का बार। सेपरेट करिए, अरे सेपरेट करो यार। a का बार, b z का बार, c z स्क्वायर का बार प्लस d z। हाँ मैं तो सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, घर पे बैठ के सहेज लेना इसको अगर सहेज सके तो। हाँ जी, a रियल नंबर है, b रियल नंबर है, c रियल नंबर है, d रियल नंबर है। रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है बाबू? So this is a plus. This will become bz bar. हाँ जी. This will become c z bar का square. This will become d z bar का क्यूब। क्यों बेटा, कुछ नींद खुली या नहीं खुली? क्या ये पॉलिनॉमियल इन z बार नहीं हो गया? चेक कीजिए। सो pz होल बार विल बिकम p ऑफ z बार। एम आई राइट? क्या होगा ये? रियलाइजेशन के साथ लिखना है, ये नहीं कि किसी ने प्रूफ बता दिया आप बैठ के कॉपी कर रहे हैं। इसका क्या होगा रियलाइजेशन के साथ? ये जो पूरा बार है कहाँ चला जाएगा? थैंक यू वेरी मच। अब ये पिक्चर देख के बताइए कौन किसका रूट बना, कौन किसका रूट बना। आ गया मजा? कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, छोटा सा प्रूफ है, लेकिन टाइम देख लो। देखो कहाँ से शुरू किया आपने। अगर z नॉट रूट है पी एक्स का तो z नॉट का हो गया ना प्रूफ। अब तो विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स रूट्स इफ अकर देन अकर इन पेयर फॉर अ रियल पोलिनोमियल। लिखिए भैया, सहेज के रखिए। भार्गव जी, हेलो भार्गव। हाँ जी, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो इतने पोलिनोमियल में लिख लीजिएगा। बट भार्गव, मैं चाहूंगा आपसे कि आप ऐसे ना करके आप ऐसे लें ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस, मतलब एन डिग्री तक लोगे। कर लोगे या कराऊं? अरे बता तो रहा हूँ यार, ये जो 3 डिग्री तक लिया है इसको एन डिग्री तक नहीं ले जा सकते आप? बता दो। ये ऐसे मत करो यार, तुम दिल दिल ही तोड़ देते हो तुम तो। आप ये ले लीजिएगा। अब ठीक है भार्गव प्रभु, ऐसे लिखना। हाँ ये इसके साथ प्रूफ लिखना। अभी तो ये लिख लीजिए, अब एन डिग्री के लिए लिखिएगा। अरे भाई ये बाकी लोगों को, यस दीपांशु रोहन एंड क्या नाम है, अनुज, आपको क्लियर होगी बात? अब तो विश्वास के साथ निकलेगा भाई, क्या करें। हम लिमिट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें पहला लिमिट या फंक्शन कह लीजिए, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का काम हो रहा है। एकदम से मुझे ये याद आ गया, फिर छूट ही जाता। डन। ओके, सो एक्चुअल में फंक्शन चल रहा है और लिमिट चल रहा है, हम लिमिट पे बात कर रहे थे, बट ये पी देखते ही ना मुझे याद आ गया कि इनको अभी कराना पड़ेगा, अभी टाइम है। आइए ज़रा तो इस पे बात करते हैं। पोलिनोमियल आपके सामने, एक पोलिनोमियल का रिजल्ट आपने देख लिया, ये सारी चीज़ें आपके सामने। हाँ जी, हम बात कर रहे थे लिमिट ऑफ अ फंक्शन की। लिमिट आएगा, क्वांटिटी आएगा और फिर सबका बाप डेरिवेबिलिटी आएगा। तो लिमिट के लिए ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं लिमिट एग्जिस्ट वाला नहीं करा रहा हूँ, आपको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाले बता देता हूँ, बिकॉज ये टू वेरिएबल में है। जेड को आप एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं और इसको आप ए प्लस आई भी लिख सकते हैं। टू वेरिएबल वाला काम हो जाएगा। तो भाई कुछ क्वेश्चंस हैं बड़े अच्छे अच्छे, ज़रा ढंग से कर लीजिएगा। रियल एनालिसिस ज़रा रिकॉल करें। हाँ जी, इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या?
बोलिए, 0 पे एग्जिस्ट करता है इसका लिमिट? अरे ऐसे ही बता दो यार, क्या कब बताओगे? जब पॉजिटिव है तो 1 आएगा, जब नेगेटिव तो -1 आएगा। तो राइट साइड से आएंगे तो 1 आ रहा है, लेफ्ट साइड से आएंगे तो -1 आ रहा है। हाँ जी, कुछ कुछ ऐसे ही, कुछ कुछ ऐसे ही। शो दैट प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम है। शो दैट लिमिट z टेंस टू 0। किस चीज का इशू हो रहा है? अरे भैया, नेटवर्क का तो कोई इशू नहीं आ रहा। अच्छी खासी क्लास चल रही है, क्यों हार्ट अटैक ही करवाओगे? इतना एक इतना इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक रिजल्ट करा दिया तुम। हाँ जी, आप सभी लोग आइए इधर, इसको एफजेड ले लीजिए, साथ दीजिए। हाँ जी, मुझे ये रिजल्ट खराब नहीं करना। व्हाट इज लिमिट z टेंस टू 0 ऑफ fz? दिस इज सेम एज z x प्लस आयोटा y। और इसकी जगह लिखिए x प्लस आयोटा y का बार डिवाइड बाय x माइनस आयोटा y। सॉरी, हाँ जी, व्हाट इज x प्लस आयोटा y का बार? ओके ओके ओके, इसको आप लिख सकते हैं सेपरेट करके, एक्स वाई अप्रोचेस टू, अगर 0 को 0 प्लस 0 आई लिख रहे हो तो एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, और ये बन गया आपका x माइनस आयोटा वाई, और ये बन गया आपका x प्लस आयोटा वाई। ज़रा ठहर जाइए। हाँ जी, खूब क्वेश्चंस किए हैं। इसका क्या होगा अलोंग एक्स एक्सिस? अरे ऐसे ही बता दो। अलोंग एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस का मतलब y को 0 रखेंगे तो x बाई एक्स 1 आ गया, 1 आ। हाँ जी, व्हाट विल हैपन हियर अलोंग वाई एक्सिस? वाई एक्सिस का मतलब x को 0 पुट करके बताइए क्या आंसर आएगा? -1। लिमिट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? जल्दी हाथ चलाओ फटाफट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। भार्गव, आपको कुछ याद आ रहा है? या आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है? ढंग से कर लेना है सारा। जहां जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, वहां वहां आप रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस भी लिख सकते हैं। आप तो कुछ भी लिख सकते हैं। हम वेटिंग। अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, करके दो। ऑल ऑफ यू करके दो अभी, जल्दी हाथ चलो, ऑल ऑफ यू।
ओके 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 ओके, कुछ तो आएगा ही। मतलब अगर आप लोगों ने ठीक से किया है तो लिमिट लिमिट x प्लस आयोटा वाई अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 आयोटा, एंड दिस इज x प्लस आयोटा वाई एंड दिस इज x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करके ही काम होगा बेटा आपका। हाँ बात मानिए, नहीं तो कर नहीं पाओगे। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, अगर आप पहले क्वेश्चन की तरह रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस करेंगे इस बार, तो दोनों में आंसर वन ही आएगा। हेलो, है ना? तो ऐसे तो नहीं कुछ कर पाएंगे, वो तो दो पाथ ही हुए, पाथ खत्म थोड़े ना हो गए। इधर आइए, ओपन कीजिए। अगर किया है आपने, तो नहीं किया है तो भैया जय श्री राम। कुछ करना ही नहीं चाहते आप लोग, तो हम क्या करें? हम्म। भार्गव आपने करके नहीं दिया काम यार। भार्गव, तुम्हें तो कर लेना चाहिए था। हम्म, किसका इंतजार कर रहे हो? यस ऑल ऑफ यू, जल्दी बताइए। तीनों के अलोंग, अलोंग रियल एक्सिस। अरे रियल एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, मतलब वाई को जीरो पुट करके बताओ क्या आंसर है। वन। हाँ जी, अलोंग इमेजिनरी नहीं लूंगा मैं, क्योंकि आपने करके देख लिया बेटा। अलोंग वाई इक्वल टू एक्स। करिए करिए, अरे करिए भी। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स एक्स। हाँ जी, दिस इज अगेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू आयोटा एक्स एक्स। कुछ आया समझ में बेटा? क्या आएगा आंसर? थैंक यू वेरी मच। ढंग से लिखिए। ये पता है कितना जरूरी है इन चीजों को एड्रेस करना। ऐसे ही सब हवा में उड़ा रहे हैं। लिखो ढंग से। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर। भार्गव, भार्गव, तुमने करके क्यों नहीं दिया ये? नहीं, बहुत गलत बात है। वेरी बैड, वेरी बैड, हाईली डिसअपॉइंटिंग। आई एम वेटिंग। अनुज एंड दीपान, ये रोहन, अनुज, दीपांशु, आपको समझ में आया ना? पहले अगर आप रियल एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस ले रहे थे, तो स्क्वायर की वजह से आंसर बराबर आ रहा था। हेलो, तो ऐसे करके करना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसे मैं काफी सारे क्वेश्चंस कराता रहूंगा आपको, अलग अलग बुक से, डोंट वरी। इनको छोटे छोटे इश्यूज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है भाई। आप एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं, तो आपको तैयारी भी वैसे करनी पड़ेगी। रेडी फॉर नेक्स्ट? हेलो, a great thing is coming, and by this is delicate. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है इसको। यस, बस ये सिंबल देखते तो वैसे ही दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं, तो हार्ट अटैक ही करवाएंगे। भाई मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, उस पर जरा ध्यान लगाइए। देखिए क्या हो सकता है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं आपको। ये पहला टाइप है, दिस इज फर्स्ट टाइप। अब आप इसको पकड़ो और इसको पकड़ो। हाँ जी, दोनों फाइनाइट है। लिमिट के यहाँ पे जहाँ पे अप्रोच कर रही है क्वांटिटी, उनकी बात हो रही है। z नॉट एंड l बोथ आर फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज फाइनाइट, बोथ आर इनफाइनाइट। यही केसेस हो सकते हैं। हेलो, तो कुछ उस तरह की बात इन डेप्थ हम करने जा रहे हैं। मैं एग्जैक्टली लिमिट कराऊंगा नहीं, बट आइडिया दे रहे हैं, जब आगे आएगा तो वापस देख लीजिएगा।
तो लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी एफ जेड इक्वल टू एल का क्या मीनिंग है? अच्छा, रोहन, दीपांशु एंड अनुज, आपने आज से पहले कभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा? ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। एक ही बच्चे ने पढ़ा है, दीपांशु एंड रोहन। अच्छा जी, कभी आपने, हाँ जी ध्यान से देखिएगा, ये सब चीजें तो पता होनी चाहिए यार। आपने कभी ऐसा लिखा हुआ देखा है? देखा है? क्या कभी ये लिखा हुआ देखा है? याद करके बता दो जरा मुझे। ये और ये, इसमें से क्या लिखा हुआ देखा है आपने? कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है बेटा, ये तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो होता ही नहीं है। हेलो, ये क्या कह रहा हूं मैं? आपको ये कभी कहीं लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं। माइनस इंफिनिटी नाम की चीज ही नहीं होती। हेलो स्टूडेंट्स, आ रही हो? हाँ देख लो, अच्छे से देखो। आइए घूमिए हमारे साथ। ये प्लस का इन्फिनिटी है, माइनस का इन्फिनिटी है, ये प्लस का इन्फिनिटी है, माइनस का इन्फिनिटी है। हाँ जी, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, आप और आपका खूबसूरत एक्सिस। अब जरा वाई इक्वल टू एक्स लाइन लेते हैं। कौन सा लाइन है? वाई इक्वल टू एक्स है या नहीं है? उसका भी एंड तो यही होना चाहिए ना। हाँ, ये क्या हो रहा है सर? फिर वही, अरे भैया एक्स एक्सिस को पकड़िए और ऐसे ऐसे घुमाते रहिए, तो यही हो रहा है पूरा, और कुछ नहीं हो रहा। पूरा प्लेन ही ऐसे बना है विद द रोटेशन ऑफ एक्स एक्सिस थ्रू दिस पॉइंट। आप इसका जो भी एंड है आप देख सकते हैं, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कर सकते हैं, या अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही, देखिए कैलकुलेशन करने के लिए आपने प्लस माइनस ले लिया था। अगर कायदे से बात की जाए तो इसका जो ये जो लाइन है, इस लाइन का जो एंड है या जो एंड पॉइंट्स है या जहां जाके एंड हो रही है, उन एंड्स को कहते हैं इन्फिनिटी। तो जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज आपने इसको प्लस कह दिया, उसको माइनस कह दिया। अब आप बताओ मेरे को प्रैक्टिकली, आप एग्री करते हो या नहीं करते? ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, इसके भी एंड पॉइंट्स होंगे नहीं होंगे? अरे होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे एंड पॉइंट्स, मतलब वही जहां एक्स एक्सिस एंड कर रहा है, जैसे जैसे वाई एक्सिस को एंड करा देते हैं, ऐसे ये भी तो एंड होगा। जो भी मान लो, तो मैं ये जस्ट सिंबल सिंबल वाइज पूछना चाह रहा हूँ। अगर इसमें परेशानी है नहीं या नहीं है तो इसमें क्या करेंगे? इट हैज टू एंड भाई। ये इश्यूज कभी एड्रेस ही नहीं किए गए। आपको दिख रहा है यहाँ इनकी बाउंड्रीज क्या आएंगी? बोलिए, फटाफट बोलिए। सेम ही तो आएंगी। हेलो, सेम आएंगी। तो ये जो भी है, अब प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी खो गया, अभी और खोना है। सारा इंफिनिटी ही है, अभी और खोना है। आइए, आइए साथ हमारे, आंखें खोल के रखिएगा। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा भाई, ये आपने अपने ग्रेजुएशन में यू मस्ट हैव सीन विद योर ग्रेट टीचर्स। अगेन मैं ताना नहीं मार रहा, क्या करें भाई। ये है आपका एक्स वाई प्लेन, और ये मैंने उस पे क्या कहें कि एक सर्कल, सॉरी एक स्फीयर रख दिया, स्फीयर, जैसे बच्चे कंचा नहीं खेलते हैं, वो रख दिया है आपने। अच्छा सा, अब ये इसका नॉर्थ पोल है, एन कह देते हैं इसको। बेटा यहाँ के हर पॉइंट को आप उस पॉइंट से ज्वाइन कराते रहिए, हर पॉइंट को ज्वाइन कराते रहिए। सो जस्ट जस्ट सी, मैं आप लोगों से कुछ सुनना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों से कुछ सुनना चाह रहा हूँ। हाँ जी आइए, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। यस महानुभावों, वो नॉर्थ पोल हो गया, उसके टॉप से आप ज्वाइन करा रहे हैं। बेटा अगर ये पॉइंट लिया आपने पी, तो ज्वाइनिंग वाइल ज्वाइनिंग, यस वाइल ज्वाइनिंग पी टू एन। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? वाइल ज्वाइनिंग पी टू एन, ये जो स्फीयर है, ये इस लाइन ने या इस लाइन सेगमेंट ने स्फीयर को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया? जस्ट लीव अपार्ट एन, वैसे तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये सेगमेंट, और एक यहाँ पे भी अगर मैं एन को छोड़ दूं तो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा? सो ये आपका पी डैश। अरे रुको अभी, अगर ये क्यू पॉइंट है तो वाइल ज्वाइनिंग क्यू टू एन इट विल इंटरसेक्ट एट क्यू डैश, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट मिलेगा ही नहीं आपको। दिस इज योर क्यू डैश। हाँ जी आप सभी के लिए, if this is your point A, it will intersect the sphere at A dash, and if this is your point B, it is B dash। तो आपने क्या समझ में, पहले समझ लो इसको। This is called stereographic projection। and for every point, yes, for every point of xy plane, for every point of xy plane there is one and only one point on the sphere। so P के लिए P dash, Q के लिए Q dash, A के लिए A dash, B के लिए B dash, other than n, other than n। अच्छा जी n क्या चीज है, जरा हमारे साथ तो आइए। हेलो
स्टूडेंट्स क्या आप हमारे साथ हैं? चलिए हमारे साथ आइए, दूर चलिए। और हाँ जी, इस पॉइंट को ज्वाइन कराओ एन से, इस पॉइंट को ज्वाइन कराओ एन से। जब आप बिल्कुल एंड में पहुंच जाए, आप देखो भाई समझने वाली चीज है। सो व्हाट इज एन एग्जैक्टली? एन इज इमेज ऑफ पॉइंट एट इंफिनिटी। जितने भी पॉइंट्स इंफिनिटी को लाई कर रहे हैं ना, उनको ज्वाइन करेंगे ना, वो एक ही जगह, वो तो एक ही जगह करेगा। देखो पी एन, ये जो सेगमेंट है, ये दो पॉइंट्स पे आप एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पी डैश और दूसरा है। हाँ जी, ये जो एन पी है, ये सॉरी एन क्यू है, ये भी दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक क्यू डैश और एक एन। आप समझ गए मेरी बात? तो वो जो एग्जैक्टली वन पॉइंट वाला जो 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 टॉप को जाके ज्वाइन करेगा सीधा, बेटा वो पॉइंट एट इंफिनिटी नहीं होगा। आप बताइए जरा, देख के बताइए, प्रैक्टिकली सोचिए। पहले नहीं सोचा, अब सोचो। क्या हो गया? झटका लग गया? है? यस, आई हैव अ शीट ऑफ पेपर। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? ये रहा मेरे हाथ में पेपर है, ये एक्स वाई प्लेन की तरह मैंने ऐसे रख दिया। अब इसको ऐसे ऐसे इसके चारों कॉर्नर्स मिला दी, चार ही कॉर्नर हैं, तो चारों कॉर्नर मिला दीजिए। वही किया है आपने, ये आपका पाम है, आपका एक्स वाई प्लेन ऐसे कर दिया आपने। इज इट ओके? देखो। हेलो। हाँ जी, तो ये जो आपका इन्फिनिटी है ना, यहाँ आके खो जाता है। अब इसका सारा पॉइंट इन्फिनिटी है, सारा एंड पॉइंट इसका इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का इमेज वो। सो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको सब जगह इन्फिनिटी प्लस में ही दिखेगा। माइनस इन्फिनिटी अगर किसी बच्चे ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिख दिया, या किसी महानुभाव ने लिख दिया, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं, उसने कभी ये समझा ही नहीं, माइनस इन्फिनिटी होता ही नहीं है। तो यहाँ मैं ये वाली बात कर रहा था, बस मेरे को यही समझाना था कि आगे भी आप देखेंगे, नोट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, शांति शांति शांति। बहुत उसमें जो अगला पेज है उसमें बहुत कुछ करना है अभी हमें। दिस इज लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी एफ जेड इक्वल टू एल, वी विल नेवर गेट दिस। अगर ये एग्जाम में आ गया, मतलब कुछ आता ही नहीं है पेपर सेट करने वाले को, ये आएगा ही नहीं कभी। कहाँ माइनस इन्फिनिटी का कोई सेंस बनता है? हाँ जी, इस प्रोजेक्शन का नाम है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। भार्गव जी, आपके कॉलेज में हो गया ये? हेलो। इन्फिनिटी एंड बिल्कुल बाहर, क्या कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? यहाँ खड़े हैं ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ खड़े हैं ज्वाइन कर रहे हैं, जाइए ना बिल्कुल एंड में, तो वो जाके सीधा एन पे जाके टकराएगा, दूसरा पॉइंट ही नहीं मिलेगा आपको। एन जो नॉर्थ पोल है, दैट इज इमेज ऑफ पॉइंट एट इंफिनिटी एग्जैक्टली। इधर से देखो, उधर से। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने वाली चीज है, ठीक है? ये आपको कोई नहीं समझा सकता जब तक खुद ना आप इसमें। क्या आया था? हाँ हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए ना, यहाँ आप खड़े हो, आप खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग हियर, यहाँ से आपको एन को देखना है, तो इसके अंदर से तो जाओगे, अंदर स्फीयर भरा हुआ नहीं है, बाउंड्री वाला है खाली। दिस इज बाउंड्री वाला ओनली। तो ये एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट तो वो है ही। तो उसको छोड़ के बात करें तो पी के लिए पी डैश यूनिक है, अगर एन को छोड़ के बात करें। क्यू के लिए क्यू डैश। तो फॉर एवरी पॉइंट ऑफ एक्स वाई प्लेन देयर एग्जिस्ट ओनली वन एंड वन पॉइंट ऑन द स्फीयर, नेमली इसका इमेज, स्टीरियोग्राफिक इमेज। अगर एन को छोड़ के बात करें तो, नहीं तो दो हैं, एक पी डैश है और एक एन है, एक क्यू डैश है और एक एन है ना, हर पॉइंट के लिए। बट इस तरीके से जब आप इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, एक्स वाई प्लेन के एंड में जाएंगे, तो जो इन्फिनिटी का इमेज बनेगा ना, वो सीधा एन को जाकर टच करेगा, उसके लिए फिर दूसरा इमेज नहीं मिल सकता आपको। प्रैक्टिकल बात है यार एकदम, तो कोई भी देख सकता है घर पे बैठ के खूब। क्या दिया था? नहीं नहीं, अंदर से खाली है, बाउंड्री बाउंड्री लीजिए। डोंट वरी। हाँ हाँ, अरे क्या काहे टेंशन ले रहे हो? लो, हम तो यहीं खड़े हैं। अब तो आपको पता है ना बाउंड्री क्या होता है, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, ये क्या लिखा है? अगर ऐसा होता तब होता ना अंदर से भरा हुआ। हाँ हाँ, मत। ओके। अब ठीक है, बस बाउंड्री बाउंड्री है भाई। इट्स लाइक जैसे फुटबॉल होता है अंदर से खाली, वैसे समझ लीजिए। दिस इज कॉल्ड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये दिमाग में रखिए। चलिए, रेडी फॉर नेक्स्ट। हेलो भार्गव, क्लास में हो तुम या गायब हो गए? मैंने पूछा तुम्हारे कॉलेज में हो गए?
अच्छा, ये जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और भार्गव आप भी, इस पे बहुत सारा काम हो सकता है और बहुत सारा काम होगा। जो सबसे ज़रूरी काम है वो तो कर ही लेंगे हम, बाकी इन पे भी बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा कम हो गए लेकिन आते हैं। खैर, लाइफ में एक बार तो ये देखना ही है। अब आइए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। घर पे बैठ के सारा पढ़ के आइएगा कल। डेफिनेशन, एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड नॉट इफ एंड ओनली। कोई मुझे रियल एनालिसिस वाला डेफिनेशन बताएगा? रियल वाला डेफिनेशन वही यहाँ लिखना है, वही यहाँ लिखना है। लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड एग्जिस्ट एन इज इक्वल टू एफ जेड नॉट। यही होता था वहाँ रियल में, यही है, सेम है, कोई ऐसा कुछ इशू नहीं। यहाँ प्रिवेल करेगा डेरिवेबिलिटी। वो तो लिमिट आपको दिखानी है, कॉन्टिन्यूटी दिखानी है, तभी तो डेरिवेबिलिटी पे जाएंगे, नहीं तो यहाँ कुछ है नहीं। वही सब थ्योरम्स, सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, डिफरेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस, सब वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। हाँ जी, आइए। हाँ जी, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इसका तो बेचारे का लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करता, अभी किया था ना। एंड दूसरा, एवरी पोलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। लिख डालिए जल्दी। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर। डेरिवेबिलिटी का बहुत हद से ज्यादा है यहाँ पे। उस तरीके से जरूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ पे भी ग्राफ वाला काम हो जाता ना तो मजा आ जाता। हाँ, वो चीज गायब ही हो गई। तो इस वजह से उनका सारा सारा जो ध्यान है ना वो डेरिवेबिलिटी पे चला गया सारा। वो भी बहुत बड़ी वजह है, वो भी बहुत ज्यादा बड़ी वजह है। खैर, हम अपना काम, अपने मतलब का काम तो कर ही लेंगे। इस पे मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल इग्नोर ही कर दीजिए, ऐसा नहीं कह रहा, बट फिर भी स्टिल बेसिक कंसेप्ट तो पता होनी चाहिए। हो गया, क्लियर हो गया, रेडी फॉर नेक्स्ट। हाँ जी, डेरिवेबिलिटी, जैसे मैं गुण गा रहा हूँ इसके बार बार। डेरिवेबिलिटी, फटाफट कॉपी करिए भैया, सारे पूरे मतलब सबका बाप, सब जगह आता ही रहेगा। अब डे वन मतलब सेकेंड क्लास है आज तो, डे वन से लेकर के लास्ट डे तक ये आता ही रहेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आता ही रहेगा। इट इज दैट इम्पोर्टेंट हियर। एफ फ्रॉम सी टू सी बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, देन एफ जेड इज डेरिवेबल बोलिए या डिफरेंशिएबल बोलिए, इफ एंड ओनली वही रियल वाला डेफिनेशन, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट डिवाइड बाय z माइनस z नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। हाँ जी, दिस इज सेम एज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ z नॉट प्लस h माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइड बाय h एग्जिस्ट। जिन्होंने टू वेरिएबल पढ़ा है, इंक्रीमेंटेड फंक्शन माइनस ओरिजिनल फंक्शन डिवाइड बाय द इंक्रीमेंट, वैसे ही है ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। बाकी वही रियल जैसा, लेकिन इसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा हार्नेस करना है। मतलब अनबिलीवेबल रिजल्ट्स हैं यहाँ पे डेरिवेबिलिटी के ऊपर।
I'm waiting. ओके, आइए एग्जाम्पल नंबर 1. इफ z नॉट बिलोंग्स टू सी. अच्छा, ये पिछले वाले पेज में आप लोग, यस 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 यस, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, भाई ये अगर एग्जिस्ट करता है तो इसको डिनोट किया जाएगा एफ डेरिवेटिव z नॉट से. अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसको डिनोट किया जाएगा एफ डेरिवेटिव, है ना, यही नोटेशन है अगर एग्जिस्ट करता है. अदरवाइज अदरवाइज भी ठीक है, हमें तो ये देखना है इसकी वैल्यू क्या आ रही है. तो आइए, इफ z नॉट बिलोंग्स टू सी, देन देन what is f derivative z naught? How? It should be limit z tends to z naught fz minus fz naught divided by z minus z naught. हाँ जी, लिमिट z टेंस टू z नॉट, fz है आपका z स्क्वायर, ये आपका z नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय z माइनस z नॉट. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करवाएंगे. ये तो कैंसिल ही हो गया. तो दिस इज लिमिट z टेंस टू z नॉट z प्लस z नॉट. बताइए क्या आंसर आएगा. ये तो पोलिनोमियल है. इज इट अ पोलिनोमियल? यस, पोलिनोमियल में डायरेक्टली लिमिट डाल सकते हैं. दिस इज z नॉट प्लस z नॉट which is 2z naught. भाई क्लियर है. So for arbitrary point z naught, what is f derivative z naught? 2z naught. तो f derivative t naught कितना आता है? 2t naught. तो इन पर्टिकुलर इन जनरल f derivative z क्या आ जाता है? 2z. ठीक है ना. हेलो, ये मेरे को बच्चों बच्चों वाले एग्जांपल है. जल्दी हाथ चलाओ फटाफट. रेडी फॉर नेक्स्ट. भार्गव, क्या आप क्लास में हैं? ठीक से कर लीजिएगा सब. हाँ जी, रेडी फॉर नेक्स्ट स्टूडेंट्स. ओके, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम 2, शो दैट. ये आप सब लोग करके दिखाइए. प्लीज डू. अच्छा रुको, इससे भी ऐसा, हाँ ये चल जाएगा, वैसे चल जाएगा. कर लीजिए चल जाएगा. अब ये let z not belongs to C be any point. So therefore
व्हाट इज एफ डेरिवेटिव जेड नॉट? लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट ले सकते हैं, नहीं तो इंक्रीमेंट वाला ले, आप तो कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो फिर, इंक्रीमेंट वाला ले लो भाई। ये बनेगा आपका रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय एच। हाँ जी, इधर आ जाइए, मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। ये स्टूडेंट्स, जेड वन है आपका एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड टू है आपका ए प्लस आयोटा बी। क्या आप मुझे बताएंगे जेड वन प्लस जेड टू कितना है? बोलिए। आप तो अपनी दुनिया में मगन है बेटा। ये देखो जरा यहाँ पे, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ जेड वन, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ जेड टू, एंड व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू। देख लो अच्छे से, रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू आ गया आपका एक्स प्लस है, बट ये x तो इसका रियल पार्ट है, ये तो यानी रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इज सेम एज रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। आर यू क्लियर विद दिस? ऐसे ही इमेजिनरी में भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन रियल में इमेजिनरी में भी हो जाएगा, देख लीजिए कोई बात नहीं, नोट करने कर लीजिएगा। इसका क्या लिखेंगे हम, वेटिंग फॉर यू पीपल, क्या लिखोगे बेटा इसमें, सेपरेट कर दो, है ना। रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 है, क्या करेंगे बोलिए। ये तो हो गया भगवान को प्यारा, डिवाइड बाय h। अरे आइए करते हैं कल्याण। सो वी एंड अप विद दिस, एच की जगह लिख दिया आपने अल्फा प्लस आई बीटा टेंस टू जीरो प्लस जीरो आयोटा, जी रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस आई बीटा। फटाफट बताइए अल्फा प्लस आई बीटा का रियल पार्ट कितना आएगा? अरे बोलो भैया, कब बोलोगे? अल्फा आएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ अपनी तरफ, आप अपना वो करिएगा आराम से। तो बेटा दिस इज सेम एज लिमिट अल्फा बीटा अप्रोचेस जीरो जीरो अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस आई बीटा। हाँ जी, इसका क्या होगा ऑल ऑफ यू, क्या होगा बेटा इसका अलोंग रियल एक्सिस? रियल का मतलब बीटा को जीरो पुट कर दीजिए, बोलिए क्या होगा? वन। हाँ जी, इसका क्या होगा अलोंग इमेजिनरी एक्सिस? इमेजिनरी का मतलब अल्फा को जीरो पुट कर दो, जीरो। बताइए दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं क्या? सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ चलिए फटाफट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यानी डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट।
हेलो, ये आपने रियल के लिए किया, क्या सेम चीज इमेजिनरी के लिए हो जाएगी? ऑल ऑफ यू करिए, फटाफट कीजिए। एफ जेड इक्वल टू इमेजिनरी जेड, एंड प्लीज मेरे से नहीं एक्सपेक्ट करिएगा कि सब कुछ कराऊंगा, देख देख के करो जल्दी, और मेरे को बताओ हो गया ना? इमेजिनरी जेड, डू इट नाउ। हेलो, अरे भैया कहीं जा रहे हो? कुछ कर रहे हैं आप लोग? हम वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग कि आप मेरे को करके देंगे, निकाल के देंगे। भार्गव जी, आपका आंसर नहीं आया? आ गया? एफ जेड इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड में यहाँ पे बीटा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, और ये तो है ही अल्फा प्लस आई बीटा, है ना? तो उसमें जो आंसर्स आएंगे वो यहाँ आएंगे आपके जीरो, और यहाँ आएगा वन। कितने लोग पहुंच गए यहाँ तक? इसका, ये अनुज, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? हाँ ठीक है, तो जो आप अल्फा को जीरो पुट करेंगे तो वो वन बाय आयोटा आ जाएगा, वन बाय आयोटा माइनस आयोटा होता है, यही कह रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीमेंट भी, और क्या? रियल का इंक्रीमेंट रियल, कॉम्प्लेक्स का इंक्रीमेंट कॉम्प्लेक्स, टू वेरिएबल। तो एफ जेड इक्वल टू क्या दिया था आपको? रियल, इमेजिनरी दिया था ना? तो आपके पास है एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड डिवाइड बाई एच, so that is imaginary part of z plus h minus imaginary part of z divided by h. So this is imaginary part of z, imaginary part of h minus imaginary part of z divided by h. हेलो रोहन, दीपांशु, आप लोग हैं यहाँ? आपको चाहिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ h डिवाइडेड बाय h। सो आपने इसको लिखा अल्फा बीटा टेंड्स टू जीरो जीरो, और ये बन गया आपका बीटा, और यहाँ अल्फा प्लस आई बीटा। अलोंग रियल एक्सिस का मतलब है बीटा को जीरो पुट करना है तो जीरो आएगा। अलोंग इमेजिनरी एक्सिस का मतलब है अल्फा को जीरो पुट करना है। जैसे ही आपने अल्फा को जीरो पुट किया, देखिए रियल एक्सिस में बीटा को जीरो पुट करके ये आता जीरो, अल्फा प्लस जीरो, तो दैट इज जीरो। बट अलोंग इमेजिनरी एक्सिस में आपको अल्फा को जीरो पुट करना है, तो दिस विल बिकम बीटा डिवाइड बाय जीरो प्लस आई बीटा। यही किया आप लोगों ने। वन बाय आयोटा इज माइनस आयोटा, नहीं तो यहीं छोड़ दीजिए। सो ये आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अबव लिमिट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? जब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ये, तो नहीं है डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। चलिए, रेडी फॉर नेक्स्ट? फटाफट करो। बिल्कुल पहले के जैसे ही, एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नो वेयर डिफरेंशिएबल।
फॉर एनी z नॉट बिलोंग्स टू C, जो आपको डेफिनेशन अच्छा लगता है, पहले से निकल रहा है पहले से निकालिए, नहीं तो दूसरा यूज कर लीजिए, दो ही तो डेफिनेशन है, इतना झगड़ने की क्या जरूरत है, वो तो आपको विद इन अ मिनट पता लग ही जाना। नहीं, z1 प्लस z2 का बार, बार ऑफ सम इज सम ऑफ बार, तो ये आपका z नॉट बार प्लस h बार माइनस z नॉट बार से z नॉट बार कैंसिल। जी, ये तो क्लास के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी देख लेते हैं। ऐसे ही आएगा ना, मैं शुरू में करा चुका हूँ, अलॉन्ग रियल, उसके बाद अलॉन्ग इमेजिनरी। जी, रियल के अलॉन्ग बीटा को 0 पुट करके 1, और इमेजिनरी के अलॉन्ग अल्फा को 0 पुट करके -1। So above limit exists or does not exist? Does not exist. Function is differentiable or non-differentiable? Non-differentiable. At any point, it's not differentiable. ये students, are you there? हाँ, करिए करिए, फटाफट कीजिए, हाथ चलाइए जल्दी से। अरे हो गया भाई। ये काम आएगा, आज भी काम आएगा, नेक्स्ट क्लास में भी काम आएगा, और आगे भी काम आएगा ये क्वेश्चन। हाँ, कुछ है इसमें, इसमें कुछ है। चलिए करिए। Show that this is not differentiable at 0. F derivative 0 does not exist. काम आएगा ये क्वेश्चन, हम टेलिंग यू पीपल, बहुत काम आना है। ओके, देखो भैया, एफ डेरिवेटिव 0, लिमिट z टेंस टू 0, f0 z माइनस 0, लिमिट z टेंस टू 0, z बार का स्क्वायर बाय z माइनस 0 डिवाइड बाय z माइनस 0, तो स्क्वायर ही हो गया ऊपर जाके। So limit z tends to 0, this will become z bar square and this will become z square. ये क्वेश्चन आप लोगों से करवाया गया है, अगर आपको याद आ रहा है तो, अगर आप लोग याद कर पा रहे हैं तो बेटा इसको लिखिए, एक्स वाई टेंस टू 0 0। हाँ जी, कितने महाप्रभु ऐसे हैं जिनको ये याद आ गया, ये थोड़ी देर पहले किया था, याद आया? स्क्वायर ओपन करवा के कराया ना आप लोगों को? हाँ जी, वैसे ही कर लीजिएगा। भार्गव जी, आपको याद आया कुछ? हाँ, अभी बताते हैं, ठहर जाइए, डांट खाए बिना तो आप मानेंगे नहीं। बता दो तुम्हें, टाइम पास चल रहा है। ये देखो, दिखाई दिया बाबू?
ऐसे ही है ना बिल्कुल, या अब इसको ऊपर नीचे कर दिया तो दोबारा करना पड़ेगा? अरे हो जाएगा ऑल ऑफ यू। भार्गव, ये नेक्स्ट क्लास में बहुत काम आना है ये क्वेश्चन। ध्यान ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहा हूँ, ये काम की चीज है बहुत। ओके, रेडी फॉर नेक्स्ट। जो पहला क्लास हुआ था, जो फर्स्ट क्लास हुआ था, उसमें मैंने किस टॉपिक को बोला था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्स्ट पिलर है, याद है आपको? आ गया। द फर्स्ट पिलर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज हियर। हाँ जी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो दिस इज सी आर, कॉशी रीमान इक्वेशन। बहुत क्लासिक चीज़ है भाई। बस थोड़ा सा टच कर देता हूँ, नहीं तो आप तो फट पड़ेंगे, है ना, मैच नहीं करा पाओगे तुम, कि इससे भी हो जाएगा उससे भी हो जाएगा। पहले लिख लीजिए, नहीं स्टेटमेंट लिख लीजिए, स्टेटमेंट ही आपके काम की चीज़ है। देन मैजिक विल हैपन। नंबर वन, एफ वाई इक्वल टू आयोटा एफ एक्स एट जेड नॉट। नंबर टू, यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स एट जेड नॉट। एंड नंबर थ्री, एफ डेरिवेटिव जेड इज, हाँ जी आइए, ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, और जो मैंने आपके सामने लिखा है ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बच्चे या आप लोग सिर्फ इतना पढ़ते हैं, ये है आपके सी आर इक्वेशंस, दीज आर कॉल्ड सी आर इक्वेशंस, लेकिन ये भी काम का है और ये भी काम का। अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है, ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको ये तीनों लेने पड़ेंगे। हाँ जी, ये सब कुछ अप्लाई करने के लिए, ये सब कुछ वैलिड होने के लिए, बेटा ये क्या लिखा जरा पढ़िए। ये थ्योरम, ये रिजल्ट कब वैलिड होगा? जब फंक्शन कैसा है, बोलो बेटा। हेलो, दिस इज वैलिड ओनली फॉर डिफरेंशियबल फंक्शंस, ओनली फॉर डिफरेंशियबल फंक्शंस। अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है जेड नॉट पे, जैसे पोलिनोमियल हो गया, देन दिस विल हैपन कि एफ वाई इक्वल टू आयोटा एफ एक्स। एफ वाई का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। हाँ जी, एज अ कॉन्सिक्वेंस अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको, यू एक्स इज वी वाई एंड यू वाई इज माइनस वी एक्स। सेकेंड पार्ट को बोला जाता है कॉशी रीमान इक्वेशन। एंड थर्ड वाला ये सब अपना करके आइएगा। अभी आप लोगों ने देखा हमने लिमिट में कितना काम किया, कॉन्टिन्यूटी में कितना काम किया, डेरिवेबिलिटी में कितना काम किया, और लिमिट एट इन्फिनिटी वाले वाला जो कंसेप्ट था उस पर थोड़ा करके आना, तब जाके अच्छे से हो जाएगा और अच्छे से पकड़ हो जाएगी। तो इस पर भी आप काम करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में ये भी हो सकता है शायद मैं प्रूफ भी बता दूँ आपको। ज़रूरी है भाई, वो ज़रूरी है। प्रूफ है ये नहीं कह रहा एग्जाम में आएगा, तुम्हारे अंदर घुसेगा कैसे, कैसे अप्लाई करोगे, नहीं कर पाओगे। ऊपर ऊपर से पढ़ने से थोड़ा ना अप्लाई होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो राइट नाउ ये जो पेयर बना हुआ है इसको बोलता बोला जाता है कॉशी रीमान इक्वेशन। तो बेटा ये जरा देखिए, कॉशी कॉशी रीमान इक्वेशन। हाँ जी, डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कॉशी रीमान इक्वेशन, एम आई राइट? कहीं आपको आई डबल एफ दिख रहा है, इफ एंड ओनली इफ तो नहीं दिख रहा? ये सिर्फ फॉरवर्ड है, तो डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कॉशी रीमान। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? सो नोट्स या एक्सट्रैक्ट्स, नोट नंबर वन, differentiable at z naught, this implies Cauchy Riemann at z naught. Number two,
कॉशी रीमान एट जेड नॉट, हाँ जी हाँ जी समझ गए। अब कन्वर्स इज नॉट ट्रू बेटा, दिस नीड नॉट इम्प्लाई डिफरेंशियबिलिटी, मतलब कॉशी रीमान सेटिस्फाई होने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उससे। नंबर 3, अगर आपके कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो ये पक्का है कि फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यू नो इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? हाँ जी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है बेटा? नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। तो ये आपका है डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कॉशी रीमान, तो इसका नॉट लगाएंगे, यानी अगर सी आर नहीं है तो डिफरेंशियबल भी नहीं। ये है आपके काम की चीज़, ये है काम की चीज़। तो अगर आपको नॉन डिफरेंशियबल दिखाना है, फर्स्ट यू शुड गो फॉर कॉशी रीमान इक्वेशंस। वो नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सब कुछ करा दूंगा, बस ये सब आप ना पढ़ के आना। अभी हमने लिमिट टच किया, कॉन्टिन्यूटी टच किया, डेरिवेबिलिटी टच किया, और हम रूटीन मेथड से लिमिट लगा लगा के z माइनस जेड नॉट हो एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट, यही वाला मेथड लगा के या इंक्रीमेंट वाला मेथड लगा के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये भी आपको सीखना पड़ेगा ना, शॉर्टकट लगा लगा के करोगे वहां कोई फंसा हुआ क्वेश्चन आगे फिर। हम्म लिख लिया बेटा आप लोगों ने ये सब? भार्गव जी, आपने लिखा? फटाफट लिखो यार, टाइम खराब कर रहे हो खाली। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है अभी भी लिख रहे हो, आपको तो सबसे आगे होना चाहिए। ये सब हो गया? हाँ जी, स्टेटमेंट याद कीजिए आप लोग सब, मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ डायरेक्टली इसके। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी, बहुत सारे, दुनिया भर के। कमर कस के तैयार हो जाइए, नेक्स्ट क्लास के पहले पहले, यानी कल के पहले पहले सारा कर लेना कवर। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सो डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कॉशी रीमान, खाली कॉशी रीमान सेटिस्फाई करने से डिफरेंशियबिलिटी नहीं आएगा, और अगर कॉशी रीमान सेटिस्फाई नहीं हो रहा फिर तो पक्का है कि डिफरेंशियबल नहीं है। तो एग्जाम्पल 1 2 3 4 के लिए तैयार हो जाइए, बट जो पहले किया था वैसे भी कर लेना और अब वाला भी कर लेना। आओ, एग्जाम्पल नंबर 1। यस स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा भाई, क्वेश्चन तो बहुत से बहुत है, थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। ऐसा करो, ये यहाँ तक करके आओ, मिक्स कर दोगे नहीं तो। ये तो क्योंकि थोड़ी देर पहले भी किया था हमने, फिर आपको मेथड याद नहीं रहेगा। आप यहाँ तक करिए चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक करो भाई, इतना करके आना, लेके इतना करके आइएगा। ओके, जाने से पहले एक बात मैं बता दूं आपको। सेकंड वाला यानी कन्वर्स इज नॉट ट्रू का एग्जांपल, तो बेटा कौशी रीमान तो सेटिस्फाई हो जाए लेकिन डिफरेंशियबल ना हो। मैंने आपको एक क्वेश्चन संभाल के करने के लिए बोला था ये इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ होगा काम, आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो हम डिस्कस कर ही लेंगे कैसे हो रहे हैं। आइए। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब बताइए इसमें से आपने कितना काम कर लिया है? इसमें से आपने कितना काम कर लिया है? नॉट डिफरेंशियबल हो गया। अब कौशी रीमान का क्या करना है? बेटा कौशी रीमान के लिए यू एक्स और यू और वी निकालना पड़ेगा, मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। मैं काम दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना, मैं कर लूंगा डिस्कस, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसका यू और वी कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, अगर देखने के इच्छुक है तो देखिए। एफ जेड इक्वल टू, ये हो गया आपका एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, और ये हो गया आपका एक्स प्लस आयोटा वाई। अब भाई यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे, ये ऐसे है, तो आपको पता है अगर आपको u प्लस आई भी चाहिए,
यू प्लस आई भी चाहिए। बेटा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग करना पड़ेगा, तो ये डिनोमिनेटर का जो एक्स प्लस आई वाई है इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको। हेलो, जिससे कि डिनोमिनेटर से आई हट जाए और आप सेपरेट कर सके रियल इमेजिनरी। आर यू लिसनिंग? ये वाला काम करना है, ये करके लेके आना है। ये $1,000,000 क्वेश्चन है, $1,000,000, 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है। मैं पहले ही मैंने तारीफ कर दी। तो इसको जो भी है फॉर्म, ये ऐसे करके लाइए। ये इसको यू मान लीजिए, इसको वी मान लीजिए, एंड देन अपना कौशी रीमान एग्जाम, बस थोड़ा सा काम करके लेके आइए, बस इतना इतना कर लीजिए। बाकी विल बी डूइंग टुमारो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बट देखो, हाँ, अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड।